Hello friends, we are back with our new video on basics of implantable drug delivery systems. It is topic of novel drug delivery system subject. We are going to discuss in this video the concept of implantable drug delivery systems, the applications, advantages, disadvantages, classification and example. In further video, we will be discussing various types of implantable drug delivery systems in detail. So do like, share and subscribe the channel SRIP Edu Pharma. Come on, we will start our video. First of all, we will discuss the concept of implantable drug delivery systems. Basically, implants are drug delivery systems which provide controlled delivery of drug over a period of time at the site of implantation. अगर इसको हम अच्छे से समझें तो जो इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं उनका मेन वर्क होता है कि वो जिस साइट पर उनको इम्प्लांट किया हुआ है वहां पर वो एक कंट्रोल्ड डिलीवरी दें ड्रग की. कंट्रोल्ड मतलब जिसमें कि रेट और अमाउंट जो है वो प्री डिफाइंड हो, प्री कंट्रोल्ड हो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. अब इसकी जो डेफिनेशन देखें तो इम्प्लांट्स आर स्मॉल स्टेराइल सॉलिड मासेस consisting of a highly purified drug made by compression or molding or extrusion. इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसको हमको अंदर इंसर्ट करना है, बेसिकली हम इसको स्किन के अंदर या स्किन के नीचे हम इसको इंसर्ट करते हैं बाय माइनर इंसिशन या थ्रू नीडल. तो अब क्योंकि बॉडी के अंदर जाना है इसलिए स्मॉल होना चाहिए और स्टेराइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें एक चीज अच्छी है कि क्योंकि कहीं कोई ओपन एंड नहीं है इसलिए इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं. अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें तो इम्प्लांट्स आर डेवलप्ड टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ द ड्रग ऑन टू द ब्लड स्ट्रीम ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम विदाउट द रिपीटेड इंसर्शन ऑफ नीडल्स. इसका ये मतलब है कि इन जनरल अगर हमको ब्लड लेवल में एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन करना है किसी भी ड्रग का तो हमको रिपीटेड उसमें डोज देनी पड़ती है और उसके लिए अगर हम पेरेंटल प्रिपरेशन दे रहे हैं तो बार बार नीडल्स इंसर्ट करनी पड़ती है. लेकिन अगर हम इम्प्लांट कर दें एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए लाइक 7 days या फिर पर्टिकुलर 15 days या जितने भी ड्यूरेशन के लिए हमने उसको डिजाइन किया है तो उतने दिनों तक बार बार हमको इंजेक्शन नहीं देना पड़ता है, बार बार नीडल इंसर्ट नहीं करनी पड़ेगी. इसके बाद ये है कि जहां हमको इसकी जरूरत है वहां पर हम इसको टारगेट कर सकते हैं, वहां पर हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं. और अगर हम इसको देखें तो वेयर दे आर जनरली इंसर्टेड तो दे आर इंसर्टेड और इम्प्लांटेड इन द बॉडी at subcutaneous or intramuscular tissue by a minor surgical incision or injected through a large bore needle. Next, ideal properties of implants या आप इनको कह सकते हैं formulation considerations for implants. तो बेसिकली जब हम इम्प्लांट को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज में मेन आता है कि वो एनवायरमेंटली स्टेबल होना चाहिए. एनवायरमेंटली मतलब इसे टेम्परेचर, प्रेशर या मॉइस्चर इससे डिग्रेड नहीं होना चाहिए. नॉन टॉक्सिक, नॉन कार्सिनोजेनिक इंपॉर्टेंट है. बायोस्टेबल, बायो कंपैटिबल मतलब हमारी बॉडी में स्टेबल हो, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज है उसके सिमिलर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए. नहीं तो इरिटेशन होगा और हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उसको रिजेक्ट कर देगा. फिर जब हमको जरूरत हो इजीली हम उसको रिमूव कर सकें. Then it should have high drug to polymer ratio. फिर इसमें मिनिमम सरफेस एरिया होना चाहिए और स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए, नहीं तो स्किन को इरिटेशन कॉज करेगा. फिर रेट कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ द ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है. देन इट शुड बी फ्री ऑफ ड्रग लीकेज. देन इट शुड बी इजीली स्टेरिलाइजेबल एंड शुड बी इनएक्सपेंसिव इन मैन्युफैक्चरिंग. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. और अगर टाइप्स देखें तो हम आगे देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, ये दो टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं.
नेक्स्ट देखते हैं थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस की, कहाँ ये इम्प्लांट्स को हम यूज कर सकते हैं और किन ड्रग्स के लिए यूज करते हैं। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो इंसुलिन, स्टीरॉइड्स, कीमोथेराप्यूटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और हेपारिन, ये कुछ ड्रग के एग्जांपल्स हैं जिनके लिए हम इम्प्लांट्स यूज करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स देखते हैं तो ऑर्थोपेडिक, डेंटल, कॉन्ट्रासेप्टिव, हार्मोनल, इंट्राऑक्यूलर, ऑर्थोडोंटिक, सबडर्मल, इंट्रायूट्राइन, इंट्रावेजाइनल इम्प्लांट्स होते हैं। तो इससे हमको इसके थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, डेंटल प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे हैं, फिर हार्मोन के लेवल को मेंटेन करने के लिए, फिर आई में भी हमको जो ड्रग का लेवल है वो मेंटेन करने के लिए जैसे ऑक्यूसर्ट इंसर्ट करते हैं, फिर सबडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं जो स्किन के नीचे इंसर्ट करते हैं, या ट्रांसडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं, फिर यूटरस में कुछ प्रॉब्लम है, वेजाइना में प्रॉब्लम है तो वहां पर भी हम इंट्रायूट्राइन, इंट्रावेजाइनल देते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं तो उसमें भी देते हैं, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं इम्प्लांट्स के। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि पेशेंट के लिए कन्वीनियंट हो जाता है। एक बार हमने इम्प्लांट को इंसर्ट कर दिया तो बार बार इंजेक्शन नहीं देना पड़ता है, और उससे एक बेनिफिट ये होगा कि जो पेशेंट बार बार इंजेक्शन लेता है तो उनको एक तो इनकन्वीनियंट होता है, और दूसरा ये है कि वो कई बार वो कोई कुछ डोज को स्किप भी कर जाते हैं, तो उससे वो प्रिवेंट होते हैं। नेक्स्ट इसमें ये आता है कि बाईपास करता है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं और फिर वहां से डायरेक्ट सर्कुलेशन में जा रहा है, मतलब जीआईटी में नहीं जा रहा, लिवर में नहीं जा रहा, तो डिग्रेडेशन नहीं होगा। इसके बाद क्योंकि हम इसको इंसर्ट करके मेडिकेशन को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड होना जरूरी नहीं है, सिर्फ मार्जिनल मेडिकल ऑब्जर्वेशन से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट कंप्लायंस। अब क्योंकि ये कांस्टेंट लेवल मेंटेन कर रहा है तो डोसिंग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है, बार बार डोज नहीं देना पड़ता। कई बार क्या होता है पेशेंट जो है कुछ अपना डोज या कुछ मेडिसिन कई बार भूल जाते हैं, तो वो चीज एक तो बच जाती है। दूसरा ये है कि क्योंकि कांस्टेंट लेवल मेंटेन कर रहा है तो हमको इसमें डोज भी कम देनी पड़ती है और अल्टीमेटली साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। इसके बाद ये जो है ये एनवायरमेंटली स्टेबल होता है, मतलब हीट, लाइट, एयर और मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें जो प्रिपेयर करते हैं तो इसमें बहुत सारे चॉइस ऑफ मटेरियल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स बहुत सारे अवेलेबल है, डिग्री ऑफ ड्रग लोडिंग पॉसिबल है, ड्रग रिलीज रेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो प्रिपरेशन बनाना इसका फ्लेक्सिबल है। फिर कंट्रोल रिलीज, इम्प्लांट्स जो है इसमें जीरो ऑर्डर कंट्रोल्ड रिलीज काइनेटिक्स मेंटेन करना डिफिकल्ट नहीं है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है कंट्रोल रिलीज प्रिपरेशंस का। फिर आता है एनहांस्ड इफेक्टिवनेस, क्योंकि इंप्रूव्ड ड्रग डिलीवरी है, रिड्यूस साइड इफेक्ट है, टारगेटिंग इफेक्ट है, तो देयर बाय इसका जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। लास्ट है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, क्योंकि इसको हम पर्टिकुलर साइट में इंसर्ट करते हैं तो टारगेटिंग अचीव कर सकते हैं विथ इंप्रूव्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे मेन इसमें डिसएडवांटेज है उसका इन्वेसिव नेचर, मतलब आपको इस थेरेपी के लिए माइनर या कभी कभी मेजर भी सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है, जो कि कुछ पेशेंट्स को पेनफुल या इनकन्वीनियंट भी लग सकता है। फिर है स्कार फॉर्मेशन, कभी कभी ये भी होता है कि जो साइट है इम्प्लांटेशन का वहां पर स्कार या एक निशान जैसा बन जाता है, जो कि पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करता है इसके कारण। थर्ड है कि डेंजर ऑफ डिवाइस फेलियर, वैसे तो बहुत कम फेलियर के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर फेलियर होता है तो उसको वापस से सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, उसको फिर से सर्जरी करके इंप्रूव करना पड़ता है, ठीक करना होता है। फिर आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन की बात जनरली आती है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो इम्प्लांट्स है उनमें। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनकी जब थेरेपी कंप्लीट होती है तो एंड में हमको उसको रिमूव करना पड़ता है बॉडी से, और उसके लिए फिर से सर्जरी करनी होती है। ये थोड़ा सा पेशेंट को इनकन्वीनियंट लगता है। और इसके साथ ही साथ जब ऑनगोइंग बायोडिग्रेडेशन हो रहा है तो उस समय
आप किसी भी जो डिलीवरी है या थेरेपी है उसको बीच में स्टॉप नहीं कर सकते हो। और इसमें एक और चैलेंज है कि आपको एक्यूरेट डोज जो है वो मेंटेन करना है, इसको प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ता है। एक और मेजर चैलेंज है कि इट इज लिमिटेड टू पोटेंट ड्रग्स, क्योंकि इसमें हमको कम अमाउंट ऑफ ड्रग देना है। तो बेसिकली जो पोटेंट ड्रग्स हैं, जो बहुत इफेक्टिव ड्रग्स हैं, उनके लिए हम इम्प्लांट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। फिर नेक्स्ट है बायोकम्पैटिबिलिटी इश्यूज। ये जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कई बार बॉडी जो है वो इसको फॉरेन सब्सटेंस की तरह ट्रीट करती है, और वैसी कंडीशन में हमको इम्यूनिटी वाले जो इश्यूज हैं वो आ सकते हैं। इसलिए बायोकम्पैटिबिलिटी को मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स रिएक्शंस। कुछ केसेस में कभी ऐसा हो सकता है कि अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो डिलीवर हो गई उस साइट पर, तो वहां पर एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ मैकेनिज्म्स रिलेटेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। इसमें फर्स्ट है डिफ्यूजन कंट्रोल्ड। इसमें एग्जांपल में आते हैं कि रिजर्वॉयर और मैट्रिक्स टाइप के जो सिस्टम बनाते हैं वो डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रहता है, उसमें डिफ्यूजन मेन मैकेनिज्म होता है। सेकेंड है केमिकली कंट्रोल्ड। इसमें जो केमिकल है वो इसकी रिलीज को कंट्रोल करता है। इसमें आते हैं जो फीडबैक रेगुलेटेड इम्प्लांट्स होते हैं, एग्जांपल बायो इरोडेबल डिवाइसेस। थर्ड इज स्वेलिंग कंट्रोल्ड। इसमें जो हाइड्रेशन एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस हैं जो कि स्वेल हो जाते हैं और स्वेलिंग के कारण ड्रग रिलीज होती है, वो आते हैं इसमें एग्जांपल। फिर ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड। ऑस्मोटिकली कंट्रोल नाम से समझ में आ रहा है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इसका गवर्निंग मैकेनिज्म है। तो बेसिकली जिसमें सेमी परमिएबल फिल्म या मेम्ब्रेन्स होती हैं लाइक ऑस्मोटिक पंप्स, उसमें ये मैकेनिज्म वर्क करता है। और लास्ट है मैग्नेटिकली कंट्रोल्ड। मैग्नेटिकली कंट्रोल में क्या होता है कि कुछ छोटे स्मॉल मैग्नेटिक बीड्स होते हैं जिसके कारण की ड्रग रिलीज होती है। नेक्स्ट आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल नाम से समझ में आ रहा है कि ये बायोडिग्रेड नहीं होगा, मतलब एट द एंड ऑफ द थेरेपी हमको इसको रिमूव करना होगा। इसको प्रिपेयर करते समय जो ड्रग है उसको डिस्पर्स करते हैं होमोजेनियसली इनसाइड द पॉलीमरिक मैट्रिक्स, और फिर इसी पॉलीमरिक मैट्रिक्स में से धीरे धीरे ड्रग जो है वो डिफ्यूज होती है और सस्टेन्ड इफेक्ट देती है। अब इस सिस्टम में मेन डिसएडवांटेज ये है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो नॉन डिग्रेडेबल है, और एट द एंड ऑफ द थेरेपी माइनर सर्जरी करनी होती है इसको रिमूव करने के लिए फ्रॉम द बॉडी। और इसमें एक और प्रॉब्लम है कि कभी कभी ये पॉसिबिलिटी है कि जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाए और ड्रग जो है वो पूरी रिलीज हो जाए एट ए टाइम, जिसको कि ड्रग डंपिंग या डोज डंपिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स। तो बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स वो हैं जिनको हमको एंड में रिमूव नहीं करना है, क्योंकि वो इवेंचुअली अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएंगे या एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बॉडी से। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें इनर्ट पॉलीमर्स यूज होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और क्योंकि ये बायोडिग्रेड हो गए इसलिए आपको कोई सर्जिकल रिमूवल नहीं करना होगा एट द कंक्लूजन ऑफ थेरेपी। एग्जाम्पल के लिए एक है जिसमें कि पॉलीविनाइल मिथाइल ईथर लेते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मैट्रिक्स, उसके अंदर ड्रग को डिस्पर्स करते हैं और फिर कोटिंग कराते हैं इमोबिलाइज्ड यूरिएज से इन न्यूट्रल पीएच। जब वो यूरिया के प्रेजेंस में आता है तो अमोनिया रिलीज होती है और उसके कारण पीएच इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली पॉलीमर डिग्रेड हो जाएगा और ड्रग को रिलीज करेगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट। इम्प्लांट्स को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी क्लासिफाई किया है। इसके 4 टाइप्स हैं। सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स जो कि प्रोलॉन्ग्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर, इंट्रावेजाइनल एंड इंट्रायूटेराइन इम्प्लांट्स। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है रेट प्रोग्राम्ड ड्रग डिलीवरी, सेकेंड है एक्टिवेशन मॉड्यूलेटिंग ड्रग डिलीवरी, थर्ड है फीडबैक रेगुलेटेड।
जो फर्स्ट रेट प्रोग्राम्ड है इसमें क्या होगा कि जो रेट है वो डिजाइन की ऐसे जाएगी कि रेट को कंट्रोल कर सके. लाइक इसमें एग्जांपल है पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल, देन मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल, मेम्ब्रेन मैट्रिक्स हाइब्रिड टाइप एंड माइक्रो रिजर्वायर पार्टीशन कंट्रोल. सेकेंड आता है एक्टिवेशन मॉड्यूलेटिंग. एक्टिवेशन नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें कोई एक फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर होगा जो एक्टिवेट करेगा रिलीज के लिए. लाइक फिजिकल में आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, देन फोनोफोरेसिस, हाइड्रेशन एंड मैग्नेटिकली एक्टिवेटेड सिस्टम्स. और केमिकल एक्टिवेशन में आता है हाइड्रोलिसिस. फिर थर्ड है फीडबैक रेगुलेटेड प्रोसेस. इसमें जो केमिकल है वो फीडबैक देगा, उसके बाद फिर ड्रग जो है वो रिलीज होती है. इसमें दो टाइप्स आते हैं, बायो इरोजन टाइप एंड बायो रेस्पॉन्सिव टाइप. जो अभी हमने टाइप्स देखा, अब उन टाइप्स के कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं और डिटेल डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. जैसे कि रेट प्रोग्राम्ड ड्रग डिलीवरी का फर्स्ट टाइप था पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल्ड. इसका एग्जांपल है प्रोजेस्टेसर्ट, ये एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस है. सेकेंड है मैट्रिक्स डिफ्यूजन में एग्जांपल है नाइट्रोड्यूर. फिर माइक्रो रिजर्वायर पार्टीशन कंट्रोल का एग्जांपल है ट्रांसडर्मल नाइट्रोडिस्क सिस्टम. और मैट्रिक्स हाइब्रिड टाइप ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जांपल है नॉरप्लांट 2 सबडर्मल सिस्टम. सेकेंड कैटेगरी हमने देखी थी एक्टिवेशन मॉड्यूलेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स. इसमें फर्स्ट आता है नॉरजेस्टोमेट रिलीजिंग हाइड्रोन इम्प्लांट. फिर सेकेंड है वेपर प्रेशर एक्टिवेटेड में इन्फ्यूसेड. फिर ऑस्मोटिक प्रेशर एक्टिवेटेड में ऑस्मोटिक पंप्स. फिर है मैग्नेटिकली एक्टिवेटेड डिलीवरी सिस्टम्स. और लास्ट है हाइड्रोलिसिस एक्टिवेटेड जिसमें कि जोलेक्स सिस्टम इसका एग्जाम्पल है. थर्ड कैटेगरी है फीडबैक रेगुलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम. इसमें फर्स्ट है बायो रेस्पॉन्सिव. बायो रेस्पॉन्सिव में ये ग्लूकोज मीडिएटेड सिस्टम आप देख सकते हैं. इसमें ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ गया तो फिर इंसुलिन जो है वो रिलीज होती है. सेकेंड है बायो इरोशन रेगुलेटेड ड्रग डिलीवरी. इसमें आप देख रहे हैं ये एक डायग्राम जिसमें कि हाइड्रोकॉर्टिसोन है और इसके पास यूरिएस है. और जब यूरिया के प्रेजेंस में आता है तो फिर यूरिया जो है वो यूरिया से रिएक्ट होकर के अमोनिया बनाता है और पीएच जो है वो इंक्रीज करता है और अल्टीमेटली पॉलीमर इरोड होकर के ड्रग को रिलीज करती है. तो दिस इज बायो इरोशन रेगुलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम. So dear friends, here we come to end of our video. Keep watching, keep learning and do like, share and subscribe the channel SRIP Edu Pharma and press bell icon so that you get the notification of our new videos. Our next video will be on the techniques of implants or implantable drug delivery systems.